Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani and today we'll be studying about chapter 1 of economics for class 10 ICSE, that is factors of production. तो यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, ठीक है, फॉर द क्लास 10th। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज की व्हाट आर द पार्ट ऑफ द सिलेबस, कि आपके सिलेबस में क्या क्या है जो आपको पढ़ना है, बिकॉज बुक में तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। ओके, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड उनका इम्पैक्ट जो है वो प्रोडक्शन स्ट्रक्चर पे कैसे पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे लैंड, उसके मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड की मीनिंग और फैक्टर्स, लेबर जिसमें हम लोग मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, डिविजन ऑफ लेबर, मीनिंग एंड टाइप, लाइक टाइप ऑफ डिविजन ऑफ लेबर आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ लेबर नहीं पढ़ना है, और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं पढ़ने हैं। Then efficiency of labor and reasons for low efficiency. Then capital की meaning and characteristics. Then financial capital और physical capital, मतलब types में जो main आएगा वो होगा physical और financial capital only, ठीक है। capital formation, जैसे कि the process, the 3 stages of capital formation and need for capital formation. And last is entrepreneur, जिसमें meaning, functions and role of entrepreneur in the economic development will come, ठीक है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या FOP जिनको हम बोलते हैं, ये वो इनपुट्स होते हैं जिनको हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं सो दैट वी कैन क्रिएट सम आउटपुट। हम लोग कुछ भी फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने भी हम लोग इनपुट्स का यूज़ करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो चारों चीज़ें मिला करके हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ओके, फिर और द यूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ द वेरियस इनपुट्स डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, और इसके अकॉर्डिंग एक रिलेशनशिप होता है जो जितना हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट्स और उसके बाद जितना उसका आउटपुट निकल करके आता है, ये जो रिलेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो 4 तरीके के फैक्टर्स कौन से होते हैं। लैंड, दैट इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर दैट इंक्लूड्स द एफर्ट्स जो ह्यूमन कंट्रीब्यूट करता है, कैपिटल जिसमें आती है मशीनरी, टूल्स, लैंड, बिल्डिंग मेनली, ठीक है, एंड द एंटरप्रेन्योर दैट इज द पर्सन हु कंबाइंस लैंड, लेबर, कैपिटल इन द न्यू वेज, मीन्स उसका आइडिया, उसकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है वो इसमें आती है। फिर यू कैन सी द एग्जाम्पल, एनी ऑफ सच क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, आपसे डायरेक्टली एक पिक्चर दिखा दी जा सकती है एंड उसके बाद पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ दिस फैक्टर ऑल अबाउट, यू हैव टू मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके लिए आपको ये पिक्चर क्लियर होना इज़ वेरी मच नेसेसरी। ओके, आफ्टर दिस द नेक्स्ट पार्ट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंड। हम लोग लैंड और लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स से आज शुरू करेंगे। लैंड एंड लेबर वी विल स्टडी टुडे। तो सबसे पहले आता है लैंड क्या होती है। तो दिस इंक्लूड्स, सिर्फ जैसे अर्थ है तो अर्थ का सिर्फ सरफेस एरिया नहीं, अर्थ के बीनीथ भी जितनी भी चीज़ें, अबव द अर्थ एंड बीनीथ द अर्थ जितनी भी चीज़ें, वो सारी लैंड में इंक्लूड होती हैं। जैसे द मिनरल रिसोर्सेज, द फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड एनीथिंग दैट हेल्प्स यू टू कैरी आउट द बिजनेस और द प्रोडक्शन इज़ नोन एज लैंड। जितने भी मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं, क्रस्ट ऑफ द अर्थ एंड बीनीथ द अर्थ की जितनी भी चीज़ें होती है वो सब लैंड में इंक्लूडेड होती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे कि लैंड, दे आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर और वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हमें हेल्प करते हैं। तो ही हैज़ डिफाइंड लैंड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू वांट टू स्टडी यू कैन स्टडी, ठीक है। द मटीरियल्स एंड फोर्सेज जो नेचर हमें देता है फॉर मैन्स एड, मैन की हेल्प करने के लिए लैंड और वाटर में, इन एयर, लाइट एंड हीट। तो दिस इज़ गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। नाउ व्हाट सिंपल मीनिंग ऑफ लैंड, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं दैट आर यूजफुल एंड स्कार्स एंड कैन बी यूज्ड बाय मैन इन प्रोडक्शन। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लैंड। अब आता है कि लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले आता है लैंड जो है वो एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। ह्यूमन हैज़ टू पे टू बाय द लैंड, बट नेचर से उसको ऑब्टेन करने के लिए हमें लैंड के लिए पैसे देने नहीं पड़ते। सपोज कि दिस इज़ योर एंटायर वर्ल्ड,
अगर हम चाहें कि हम इस वर्ल्ड में थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दें, तो ये जो ऐड ऑन हिस्सा है इसको पे करने के लिए हमें कभी भी पैसे नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वॉट एवर इज़ गिवन टू अस बाय नेचर फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज़ ह्यूमन बींग्स जो उस पर पे करते हैं। ओके, हम लोग को इसको ऑब्टेन करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। वी हैव टू बाय, वेन एवर यू आर बाइंग इट फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स, उसके लिए यू हैव टू पे द मनी, अदरवाइज इट हैज़ नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब वो लैंड नेचर से हमें मिला था, देन इट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली, तो it is considered as free of cost. Then next is limited in supply. The peculiar feature of land is, peculiar means very unique feature of land is कि उसकी जो सप्लाई होती है वो फिक्स्ड होती है। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं आप उनकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो, बट इसकी सप्लाई इंक्रीज़ नहीं होगी, नो मैटर जितना भी आप प्राइस उसका पे करो। तो इसीलिए इसका जो सप्लाई कर्व है इट इज़ ऑलवेज अ वर्टिकल लाइन। जैसे इलास्टिसिटी अगर आपने पढ़ा होगा तो यू वुड बी रिमेंबरिंग कि जो इसका सप्लाई कर्व होता है ये हमेशा फिक्स होती है लाइन, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वांटिटी आप इसको इंक्रीज नहीं कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट इज इट इज़ अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्राइमरी फैक्टर ऑफ कंजम्पशन इज लेबर, प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड ऑलवेज, क्योंकि दिस इज लैंड ओनली जिस पर आपको कोई भी चीज़ बनानी है। इंडस्ट्री बनानी है उसके लिए भी आपको लैंड चाहिए, आपको घर बनाना है तो भी आपको लैंड चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए दैट इज़ लैंड। देन नेक्स्ट इज इट इज़ अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, लैंड एक पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर द पर्सन जो उन पर काम करते हैं। लैंड खुद से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ओके, दीज पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि ये आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि वॉट डज इट मीन कि लैंड एज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि लैंड खुद से कुछ भी बना नहीं सकता, उसको हमेशा लेबर और कैपिटल की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट इज लैंड इज़ परमानेंट। लैंड इज़ परमानेंट मतलब कि लैंड जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है एंड इट के नॉट गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब आप अगर आपको मतलब इफ़ यू हैव टू एक्सप्लोर एन एरिया ऑल्सो, आपको उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय भी करना है तब भी आप वहाँ पे बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उस लैंड एरिया को यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय। अ लेबरर विल डाई, ठीक है, मशीन विल गेट डेप्रिशिएटेड, बट लैंड जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। सिर्फ उसकी फर्टिलिटी जो है कैन बी यूज्ड अप एंड कैन ऑल्सो बी रिन्यूड, बट वो कभी भी ख़त्म नहीं होती कि हम ये वाले एरिया को बिल्कुल हटा ही दें यहाँ से। देन लैंड इज़ इमूवेबल। लैंड को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेबर को, कैपिटल को वी कैन डू, जितने ज़्यादा वेजेस होंगे उतना लेबर जो है अट्रैक्ट होगा, बट लैंड को वी कैन नॉट डू। बट एंड सेम इज़ विद द कैपिटल ऑल्सो, जितना आप ज़्यादा कैपिटल के लिए इंटरेस्ट पे करोगे उतना मनी आपके पास आएगा। बट लैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने हाई रेट ऑफ रेंट रखा है इन मुंबई तो उसके कारण जो विलेज की लैंड है वो मुंबई तक शिफ्ट होकर के नहीं आ सकती है। इसके बाद बोला गया कि लैंड जो है वो फिक्स्ड है, उसको दो सेंस में लिया जाता है। पहला कि इट कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड उसका जो टोटल सप्लाई होता है दैट कैन ऑल्सो नॉट बी इंक्रीज इन आ कंट्री, मतलब कि एक नेशन में उसका सप्लाई भी नहीं इंक्रीज हो सकता और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट भी नहीं कर सकते। फिर है लैंड वैरीज इन फर्टिलिटी। लैंड वैरीज इन फर्टिलिटी कहता है दैट it differs from मतलब it is the variety of land differs from place to place, वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होता। इट इज़ नॉट इक्वल इन फर्टिलिटी, कहीं पर लैंड बहुत ज़्यादा अच्छी होती, कहीं पर लैंड बहुत ज़्यादा मतलब इट इज़ बैरन लैंड कैन ऑल्सो बी टेकन। जैसे कि इसमें लिखा है राजस्थान का डेजर्ट जो है वो कैन बी कन्वर्टेड इनटू फर्टाइल लैंड थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स। तो यहाँ पर डिफरेंस चीज़ें बोली गई हैं कि कहीं की जो फर्टिलिटी होती है वो अच्छी होती है, कहीं की फर्टिलिटी जो होती है वो ख़राब होती है। एंड इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉपर लैंड, फर्टाइल लैंड, ठीक है। देन इज डेफर्स इन लोकेशन। तो लैंड जो है लार्ज एरियाज़ में, लार्ज सिटीज़ में जैसे दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता में दे आर एक्सट्रीमली स्कार्स एंड हेंस कमांड्स अ हाई वैल्यू, क्योंकि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इन सब जगहों की जो लैंड एरियाज़ होती है वहाँ की जो वैल्यू होती है इज़ वेरी मच हाई। और अगर कोई रिवर वैली है तो इट इज़ मोर प्रोडक्टिव एंड रिचर देन द लैंड लोकेटेड फार अवे और ऑन अ माउंटेन स्लोप। क्या बोला गया है
कि वो जो रिवर एरिया वाली जो लैंड होती है दैट इज़ मोर प्रोडक्टिव इन नेचर। मतलब अगर इस लैंड की बात करो जो रिवर एरिया के पास है तो ये मोर फर्टाइल होती है, इसीलिए इसकी जो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द माउंटेनियस रीजन, जहाँ की जो लैंड होगी जहाँ पर फार्मिंग इज़ ऑल्सो नॉट वेरी मच पॉसिबल ड्यू टू द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑल्सो। तो इसीलिए वहाँ की लैंड जो होती है वो कंपेरेटिवली कम प्रोडक्टिव कंसिडर करी जाती है। फिर अगेन जो भी रोड्स एंड मार्केट से वाला जो एरिया होता है उससे अगर आप शिफ्ट हो जाते हैं तो वो वाली लैंड आइसोलेटेड प्लेसेस में कम इम्पॉर्टेंट है, मार्केट एरिया में इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, फिर है लैंड हैज़ मैनी यूजेस। येस ऑब्वियसली आप उस पर हाउसिंग कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, रेलवे ट्रैक्स बना सकते हो, कल्टिवेशन कर सकते हो, फैक्ट्रीज़ बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लाइक कल्टिवेशन, फैक्ट्रीज़, रेलवे ट्रैक्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें कैन बी मेड ऑन लैंड। तो उसकी जो रिसोर्सेज होते हैं वो डिफरेंट, मतलब बहुत ज़्यादा वेराइटी होती है। फिर आता है कि लैंड जो है दिस इज़ एन ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल मटेरियल वेल्थ। जितना भी मटेरियल वेल्थ है उसका जो ओरिजिनल सोर्स है वो कौन है? लैंड है। ये पॉइंट आपको बस याद रखना है कि इनकेस एमसीक्यू में आपसे एक ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी ट्रू फॉल्स कुछ भी पूछ लिया जाए तो येस इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल मटेरियल वेल्थ, क्योंकि जितना भी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन आता है, मशीन्स आर ऑल्सो मेड, बिल्डिंग्स आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। तो ये जितनी भी चीज़ होती है उसका सबसे जो बिगनिंग पॉइंट होता है वो लैंड ही होता है हमेशा। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड क्या होती है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड होती है उस पर्टिकुलर लैंड की कैपेसिटी कि वो कितना क्रॉप प्रोड्यूस कर सकती है, उसकी उपज कितनी, उसका कितना प्रोडक्शन है। तो दिस इज़ द एवरेज आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड, जैसे कि पर एकड़, पर हेक्टेयर, जिसका एक फॉर्मूला होता है। यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसमें जितना भी आउटपुट है अपॉन एरिया ऑफ लैंड विल बी टेकन अप एज प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि हाँ, पहले तो हम लोग जानेंगे कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड किन चीज़ों से बहुत हाई हो जाती है, किन चीज़ों से बहुत लो हो जाती है। ठीक है, तो उसी में ही सबसे पहले आते हैं हमारे मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, जिसमें सबसे पहला इज़ गिवन एज नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स होते हैं कि एक लैंड की प्रोडक्टिविटी, उसके फर्टिलिटी, स्लोप ऑफ लैंड क्या है, प्लेन एरिया है कि माउंटेनियस रीजन है, क्लाइमेट, वहाँ का केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल से भी असर करती है। जितना ये फेवरेबल होगा उतनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है। फिर साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग्स की बात की गई है, दैट अगर कोई लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जैसे बिगर लैंड होल्डिंग है, ठीक है, लैंड होल्डिंग इज़ हाई, तो जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर द प्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्निक्स कैन बी यूज्ड। बट जो स्मॉलर लैंड होल्डिंग्स होती हैं जैसे ये वाली, तो यहाँ पर यू कैन नॉट यूज़ ट्रैक्टर। आप बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर, उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल मशीनरीज उसमें नहीं यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए इसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो हमेशा हाई होती है, इसकी प्रोडक्टिविटी इज़ ऑलवेज लो। ओके, नेक्स्ट इज़ ह्यूमन एफर्ट। तो ह्यूमन फैक्टर्स में अगर कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, उसकी नॉलेज, उसकी ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स बहुत ज़्यादा है, एक वाइज फार्मर है, तो वो जाहिर सी बात है कि एक लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा एज़ कम्पेयर टू एन अनट्रेन्ड फार्मर। ओके, नेक्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड। तो लैंड इम्प्रूवमेंट में इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द लैंड डेवलपमेंट मेजर्स, जैसे कि प्रोविजन फॉर वेल, ट्यूबवेल कितना है, प्रॉपर ड्रेनेज है, फेंसिंग है, इरिगेशन है कि नहीं है। फेंसिंग, जो आप सपोज़ ये लैंड है तो लैंड के कोने पे ये जो जाली लगाई जाती है उसको हम लोग फेंसिंग करते हैं, उसको कवरिंग कहते हैं। तो बोला गया है इसमें ही कि ये जितने भी फैक्टर्स है ये भी लैंड की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ लोकेशन ऑफ लैंड, किस एरिया में लैंड है, दैट इज़ ऑल्सो सीन कि इफ़ इट इज़ सिचुएटेड फार फ्रॉम द मार्केट तो फार्मर्स विल हैव टू पे मोर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोड्यूस। अगर जो लैंड एरिया है वो मार्केट एरिया से दूर है तो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा उस प्रोड्यूस को मार्केट एरिया तक पहुंचाने के लिए। तो दिस इज़ ऑल्सो अ मैटर। इफ़ अगर लैंड जो है वो मार्केट एरिया के पास में है इट इज़ मोर प्रोडक्टिव, डिस्टेंट एरिया में है तो इट विल रिक्वायर एक्स्ट्रा अमाउंट टू प्रोड्यूस टू ब्रिंग द प्रोड्यूस टू द मार्केट। तो इसमें भी प्रोडक्टिविटी असर करती है। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन।
हाउ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल जो है जितना ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड है. अगर आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो ऑब्वियसली देयर शुड बी ट्रेंड वर्कर्स, मॉडर्न टेक्निक्स शुड बी यूज, साइंटिफिक टेक्निक्स, अच्छी सीड्स होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब ऑल इन ऑल बोला गया है कि जितने भी अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कैन बी हायर. ओके, नेक्स्ट इज ओनरशिप ऑफ लैंड. लैंड की ओनरशिप ऑल्सो डिसाइड्स कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कैसी होगी. अगर ओनर खुद उसको यूज़ कर रहा है लैंड को, तो ही विल टेक मोर इंटरेस्ट इन मैक्सिमाइजिंग इस प्रोडक्टिविटी. वो अपने वर्कर्स को एनकरेज करेंगे हार्ड वर्क करने के लिए. बट अगर टेनेंट्स को हमने लिया हुआ है तो दे विल नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन द कल्टिवेशन बिकॉज दे कैन बी एविक्टेड फ्रॉम द लैंड, क्योंकि उनको पता है कि किसी न किसी दिन वो लैंड से भगा दिए जाएंगे. तो जितना वो जितने वो उस फर्टिलिटी से वो खींच पा रहे प्रोड्यूस इज़ ओके, बट वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेंगे उस लैंड को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए. ओके, इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये जो सामान है, जैसे सपोज करो कि ये जो पेन है ये मेरा पेन है, हम इसको बहुत संभाल के रखेंगे. किसी और को हमने दे दिया तो वो उसको संभाल करके नहीं रखेगा, वो खो देगा. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल. इन केस योर प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, हम जिसमें अगर हम इम्प्रूव सीड्स लगाते हैं, केमिकल मैन्योर्स का यूज़ करते हैं, मशीन्स का यूज़ करते हैं, तो उससे मेरी प्रोडक्टिविटी हाई होगी. इंटेंसिव कल्टिवेशन से भी जो मेरी प्रोडक्टिविटी होती है लैंड की वो हाई होती है. नेक्स्ट इज़ प्रॉपर यूज़ ऑफ लैंड. लैंड पर जितने आप अच्छे से उसको यूज़ करोगे, अगर कोई पीस ऑफ लैंड जो है दैट इज़ सूटेबल टू प्रोड्यूस वीट, बट अगर हम लोग उस पर राइस का प्रोडक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी है वो एडवर्सली अफेक्ट होगी. तो वॉट एवर इज़ इट्स ऑप्टिमल यूज़ हमको वो करना चाहिए. अगर लैंड जो है वो किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को नहीं हैंडल कर सकती है तो वी शुड नॉट स्टार्ट यूजिंग इट. ओके, now we will move towards the second part of it, that is known as labor. अब labor में first is हम मतलब क्या होता है लेबर का, तो लेबर इज़ नॉट दिस पर्सन, ये दिस इज़ द ओनली पर्सन आई कैन मेक. तो लेबर इस पर्सन को नहीं कहते हैं, इसको हम बोलते हैं लेबरर, द पर्सन. एंड इसका जो भी एफर्ट होता है दैट इज़ नोन एज लेबर. ठीक है, टीचर की जो टीचिंग होती है उसको हम लेबर बोलते हैं. डॉक्टर का जो कह सकते हो कि ट्रीटमेंट होता है उसको हम लोग लेबर बोलते हैं. तो यहाँ पर एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन को हम लोग लेबर कहते हैं. दैट इज़ एनी एफर्ट टेकन बाय द पर्सन टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज इज़ नोन एज लेबर. ठीक है, it is the ability to work in broader concept, both the physical and the mental labor. Primary source of primary human factor of production है, human source है ये. Labor is the person and who owns the laborer is the person who owns the labor. Okay, तो ये this can be taken as an example. Then comes the characteristics of labor. सबसे पहला वाला is very very important. Labor is perishable. Labor is said to be पेरिशेबल इन नेचर, क्योंकि अगर एक पर्सन एक दिन के लिए काम नहीं करेगा तो उसकी जो भी सर्विस है वो वेस्ट हो जाएगी. जब हम कल काम करेंगे तो हम डबल नहीं करेंगे, हम उतना ही करेंगे जितना उस दिन में आई कैन डू. सपोज कि इन अ डे माई मैक्सिमम वर्किंग आवर्स कैन बी 10 आवर्स. ओके, तो अब हमने अगर एक दिन काम नहीं किया है तो हम अगले दिन 20 आवर्स काम नहीं कर सकते हैं. तो दिस 10 days once lost is always lost. तो for due to this reason his labor is wasted. It cannot be stored कि हम अगले दिन ज़्यादा काम करें. अगर हमने 2 दिन काम नहीं किया तो हम तीसरे दिन 30 घंटे काम कर सकते हैं. This we cannot do. तो hence labor is perishable. Okay, labor is an active factor of production. It is labor only जो actually production में आता है. लैंड एंड कैपिटल जो हैं वो खुद से कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो बोथ आर पैसिव. लेबर इज़ द एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ओके, देन इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर. मेरी टीचिंग मुझसे अलग नहीं की जा सकती है, डॉक्टर की सर्विसेज उससे अलग नहीं की जा सकती है. सिमिलरली लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबर. जैसे लैंड और कैपिटल है वो उनके ओनर से सेपरेट की जा सकती है, लेकिन
हम अपनी सर्विस किसी और को एज टेनेंट के फॉर्म में नहीं दे सकते कि हम आई एम अ पर्सन, आई विल स्लीप एंड यू टेक माई सर्विसेज ऑफ टीचिंग एंड यू एक्सप्लेन, ठीक. तो दिस वी कैन नॉट डू. देन लेबर एंड लेबरर आर इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर, दोनों ही इनसेपरेबल होते हैं. जहाँ पर भी लेबर इज पर्टिकुलरली प्रेजेंट तो उसका जो वर्क है वो भी उसके साथ जाएगा ही. लेबरर कैन सेल्स हिज लेबर नॉट हिमसेल्फ, वो अपनी सर्विसेज के लिए अग्री करता है. ही इज़ ऑलवेज इंडिपेंडेंट वाइल डूइंग द टास्क. ही इज़ नॉट सेलिंग हिमसेल्फ, ही इज़ सेलिंग हिज ओन सर्विसेज, ठीक है. जिसे कहते हैं कि ही इज़ नॉट अ स्लेव, बंधुआ मजदूर वो नहीं है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो खुद को नहीं सेल कर दे रहा है. लेबर इज़ मोबाइल, मोबाइल इज़ anything that can be transferred from one place to another, one occupation to another. आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो, एक ऑक्यूपेशन से दूसरी जगह पर ऑक्यूपेशन पे जा सकते हो. एनी डॉक्टर कैन ऑल्सो बी अ डांसर, ठीक है. अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इतनी मोबिलिटी को नहीं, उनके अंदर इतनी मोबिलिटी नहीं है, जैसे कि लैंड. देन इट डेफर्स इन एफिशिएंसी, जैसे लैंड जो है इट डेफर्स इन प्रोडक्टिविटी, लेबर भी डेफर्स इन एफिशिएंसी. कुछ लेबर्स होते हैं ड्यू टू देयर एबिलिटी, देयर ट्रेनिंग, देयर स्किल्स वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, और कुछ लेबर्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी और इग्नोरेंस वो कम एफिशिएंट होते हैं. इग्नोरेंस मतलब किसी पर्सन को कुछ नहीं पता है, जो अज्ञात होता है. ओके. देन ज्ञाता जिसको बहुत नॉलेज होती है, अज्ञात जिसको नॉलेज नहीं होती है. देन नेक्स्ट इज लेबर कैन इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी. हाँ, लेबर जो है वो अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है ऑन वर्कर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड, ठीक है. जब हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे तो हिज एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड. नेक्स्ट इज इलास्टिक, लेबर सप्लाईज इन इलास्टिक. लेबर की सप्लाई जो है अचानक से नहीं इंक्रीज हो सकती है, जैसे कि सप्लाई ऑफ अदर गुड्स. फॉर एग्जांपल कि अगर एक कंट्री में एक स्कार्सिटी है लेबर की, तो उसको हम लोग एक डे में, एक मंथ में, एक ईयर में इट्स कैन नॉट बी इंक्रीज. पॉपुलेशन के टर्म्स में इसको बोला गया कि सडनली उसको नहीं इंक्रीज कर सकते, सिर्फ उसकी जो सप्लाई है फ्रॉम द अदर पार्ट, माइग्रेटरी नेचर जो है वो चेंज हो सकता है, ऑक्यूपेशन नेचर जो है वो चेंज हो सकता है, बट सडनली हम उसकी सप्लाई जो है नहीं इंक्रीज कर सकते. जैसे अगर हमें डॉक्टर्स चाहिए तो हम बाहर से कहीं से डॉक्टर बुला सकते हैं, वी कैन कॉल देम, बट हम लोग इस कंट्री में डॉक्टर्स की जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं कर सकते हैं. ओके. लॉन्ग रन में इट कैन बी डन. देन लेबर इज बोथ मीन्स एंड एंड. लेबर खुद प्रोडक्शन करता है, ही इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो एंड ही इज़ अ सोर्स ऑफ कंजम्पशन ऑल्सो. वो प्रोड्यूस भी करता है और उसको कंज्यूम भी करता है. एंड मतलब लेबर इज़ बोथ मीन्स एंड एंड. लेबर प्रोड्यूस करेगा, वो एक ज़रिया है प्रोडक्शन का, वो एक एंड है, मतलब कि इवेंचुअली लेबर इज़ ऑल्सो द पर्सन. लाइक हम भी एज अ कस्टमर कहीं पर जाते हैं. इफ़ आई एम सेलिंग माई सर्विसेज, आई एम द प्रोड्यूसर, ठीक, आई एम द लेबर. बट इफ़ आई एम कंज्यूमिंग द सर्विसेज ऑफ समथिंग एल्स और आई एम कंज्यूमिंग सम गुड्स, तो मैं एक कस्टमर भी हूँ. तो दैट इज़ एन एंड. सामान कस्टमर भी खरीदता है तो सामान लेबर भी खरीदता है. देन डिमांड फॉर लेबर इज़ डिराइव्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. डिमांड फॉर लेबर इज़ डिराइव्ड कहता है कि कभी भी हमें लेबर की डिमांड डायरेक्टली हमें उसकी ज़रूरत नहीं बनती है. हमें एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, वी हैव मेड दिस बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग की डिमांड जो है वो डायरेक्ट है क्योंकि हमें इसका यूज़ है. पर द डिमांड फॉर लेबर इज़ डिराइव्ड ऑलवेज. हमें लेबर को कंज्यूम नहीं करना है, हमें कंज्यूम करना है बिल्डिंग को. तो बिल्डिंग के लिए जो डिमांड है लेबर की, दैट इज़ ऑलवेज डिराइव्ड डिमांड. ओके. दीज आर डिमांडेड व्हेन देयर इज़ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. फिर है लेबर हैज़ लेस बार्गेनिंग पावर ड्यू टू, यू कैन टेक मैनी रीजन्स, क्योंकि उसकी जो सर्विसेज हैं वो पेरिशेबल हैं, लेबर्स जनरली पुअर होते हैं एंड दे कैन एक्सेप्ट एनी सॉर्ट ऑफ वेजेस. उनकी बार्गेनिंग पावर जो होती है वो कम होती है इसी कारण से, क्योंकि वो दे आर पेरिशेबल. अगर वो एक दिन के लिए अपना, जैसे आप यू कैन टेक द एग्जांपल, वो जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं जो अपनी डेली वेज पर डिपेंडेंट होते हैं, तो अगर वो एक दिन में सपोज़ करो कि कोई पर्सन उनको 800 रुपये बोल रहा है इन अ डे एंड उनको चाहिए 1000 रुपये,
तभी भी दे विल सेल देमसेल्व्स ऑफ एट 800, क्योंकि उनको पता है कि अगर अभी मैं हायर नहीं हुआ तो आई विल नॉट बी एबल टू वर्क फॉर अ डे, मेरा पूरा दिन का काम जो है वो वेस्ट चला जाएगा. एंड ये क्यों होता है? बिकॉज दे आर पुअर. तो उनकी जो बार्गेनिंग पावर है कि हाँ हम कस्टमर को कन्विंस कर सकें कि हमको 1000 रुपये में ही हायर कर लो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल sometimes, and that also depends upon the level of literacy you have. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एफिशिएंसी ऑफ लेबर. लेबर की एफिशिएंसी मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है लेबर की, द पर्सन की. वो ये बताता है कि उस पर्सन की जो कैपेसिटी है वो कितनी है टू डू द वर्क, हाउ मच इट इज़. फिर अदर थिंग्स को हम लोग सेम रखते हैं. हम ये कहते हैं कि लेबर जो वर्कर है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कि वो ज़्यादा एफिशिएंट है. अब ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? सबसे पहले आता है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय वर्कर. कितना क्वांटिटी, कितनी क्वालिटी और कितना समय वो इंसान ले रहा है कोई भी सामान को प्रोड्यूस करने में. ठीक है. फिर है, इसको अगर हम सम अप करें तो वर्कर जो है वो जब ज़्यादा क्वांटिटी और बेटर क्वालिटी में प्रोड्यूस करता है लेस टाइम पीरियड पे, तो हम कहते हैं कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है. तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि अगर आप अच्छे से वर्क करोगे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, यू विल बी एबल टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, हैंस यू विल बी कंसिडर्ड एज अ एफिशिएंट लेबर. फिर अगर आप एफिशिएंट हो, एक लेबर एफिशिएंट लेबर की क्या अच्छाई होती है? क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द लेबर कैन बी इंक्रीज, मतलब उससे एफिशिएंसी से इंक्रीज़ हो जाता है. प्रोड्यूसर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कैन रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ हिज ओन. द टाइम स्पेंट कैन बी रिड्यूस, जितना समय वो ले रहा है लेबर वो भी कम हो जाता है. एंड एफिशिएंट लेबर्स जो है वो ज़्यादा इनकम अर्न कर सकते हैं. अगर एफिशिएंसी ऑफ लेबर इज़ इंक्रीजिंग तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल ऑल्सो बी लेस. अब आता है जो आपके सिलेबस में चीज़ है, दैट इज़ अगेन अ स्टार, कॉजेज़ फॉर लो एफिशिएंसी ऑफ इंडियन लेबर हेयर. सबसे पहला इज़ हॉट क्लाइमेट, क्योंकि इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज अ सब ट्रॉपिकल कंट्री. अभी देख रहे हैं सच्चा मई एंड जून इज़ डिज़ास्ट्रस. ठीक. तो दिस इज़ अ वेरी हीटेड कंट्री ड्यूरिंग दीज समर एरिया टाइम्स. तो उसीलिए उसका जो क्लाइमेट होता है इट इज़ हॉट, एंड ड्यू टू इट इज़ कंसिडर्ड एज अ नेचुरल कॉज फॉर लो एफिशिएंसी ऑफ इंडियन लेबर्स. फिर आता है लो वेजेस. ऑब्वियसली दे हैव पुअर बार्गेनिंग पावर, दे देमसेल्व्स आर पुअर, दे हैव पुअर बार्गेनिंग पावर. तो लो वेजेस भी एफिशिएंसी ऑफ लेबर को क्या करते हैं? वो कम करते हैं. बोला गया है कि कॉजेज़ ऑफ लो एफिशिएंसी ऑफ लेबर क्या है, क्या रीजंस हैं कि यहाँ पर इंडिया में उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम है. तो इट इज़ बिकॉज दे आर पुअरली फेड एंड इल क्लॉथ है. खाना उनको ढंग से नहीं मिलता, उनको कपड़े अच्छे नहीं मिलते हैं. दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू कीप देमसेल्व्स फिजिकली एंड मेंटली फिट. इसके कारण उनकी एफिशिएंसी जो है वो असर होती है. देन इज़ इनकंजीनियल एनवायरनमेंट, समथिंग दैट इज़ वेरी अनप्लेजेंट फॉर यू टू लिव और यू टू सर्वाइव. जैसे अनहाइजीनिक कंडीशंस हो गई, कैंटीन हो गया, रिक्रिएशन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, ये चीज़ें आपको नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं. तो दैट इज़ इनकंजीनियल एनवायरनमेंट. कंजीनियल इज़ अच्छा, इनकंजीनियल इज़ बुरा. ओके. तो कॉमन कॉजेज हियर आर गिवन: एम्प्लॉय ट्रेनिंग, वर्क प्लेस स्ट्रेस, too many tasks, toxic work culture, lack of management, impaired organization structure and no feeling of belonging. तो ये भी reasons होते हैं for low productivity. Okay. फिर उसके बाद है poor technology, because proper machines are not there. तो इसीलिए there can be poor technology. फिर माइग्रेटरी कैरेक्टर, जो वर्कर्स हैं वो एक जॉब से दूसरी जॉब पर, दूसरी जॉब से तीसरी जॉब पर वो स्विच होते रहते हैं. तो इसीलिए उनका जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है. ठीक है. दे यूजुअली कम फ्रॉम विलेजेस टू अर्बन एरियाज. वन ऑफ द रीजन्स जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ मिनिमम होती है. बट व्हेन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ स्टार्ट, ये जो वर्कर्स हैं ये वापस से वहीं अपने गांव एरियाज़ में भाग जाते हैं. तो इसीलिए उनकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है. फिर है नेक्स्ट इज़ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. दे आर नॉट प्रॉपरली एजुकेटेड एंड ट्रेंड अबाउट द वर्क, तो दैट इज़ वाई उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. फिर सजेशंस में जस्ट ऑपोजिट करना है उसका. पेमेंट शुड बी फेयर, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, उनको सोशल सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड करने चाहिए, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन हो गई. आवर्स ऑफ वर्क शुड नॉट बी मोर देन 8 hours. ठीक है. फैक्ट्री
फैसिलिटीज जैसे हॉलीडेज लीव शुड बी गिवन टू देम, and technical education should be given to them so that they can be improved. फिर नेक्स्ट इज़ द पार्ट ऑफ डिविजन ऑफ लेबर. डिविजन ऑफ लेबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आम भाषा में स्पेशलाइजेशन भी बोलते हैं. ठीक है, एक पर्सन एक टास्क में स्पेशलाइज्ड है. कोई एक काम है जिसमें आपको 10 प्रोसेसेस हैं, तो इन 10 प्रोसेसेस के लिए हमने 10 सेपरेट लेबर्स को लगा करके रखा हुआ है. वी मीन द स्पेशलाइजेशन इन वर्क. इसमें जो पर्सन है ही इज़ स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल कमोडिटी या फिर सिंगल सब प्रोसेस. या तो वो एक कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है या एक प्रोसेस में वो लगा हुआ है, उसके बाद वो दूसरी जगह पर उसको ट्रांसफॉर्म करेगा. ओके, तो फिर डिविजन ऑफ लेबर में यू कैन सी कि ये एक प्रोसेस है of dividing the task among the people among many persons instead of a single person. एक इंसान को सारा काम सौंप देने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो टास्क है उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं और वो अलग अलग लोगों के बीच में भी उसको डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन द टाइप्स ऑफ डिविजन ऑफ लेबर, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है सिंपल और प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर. सिंपल और प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर कहता है कि जब एक पर्सन जो है ही इज़ स्पेशलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, वो पूरी कमोडिटी या पूरी सर्विस वो खुद बना रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल या फिर प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर. डॉक्टर हेल्प लेता है लेकिन जितना काम होता है वो ट्रीटमेंट वो सारा खुद ही करता है. फार्मर इज़ देयर, क्रॉप प्रोडक्शन एंटायरली ही डज. मैकेनिक है या फिर कैशियर है. तो ये जितने भी एग्जांपल्स होते हैं दीज आर प्रोडक्ट बेस्ड या फिर सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर, जिसमें सारा काम जो है वन पर्सन इज वर्क इज बीइंग डन बाय दैट वन पर्सन ओनली. ओके, जैसे इसमें दिया हुआ है दैट ही स्पेशलाइजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर. देन जैसे फार्मर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, ब्लैकस्मिथ, कॉबलर्स, वॉशरमैन हो गए. स्किल प्रोफेशंस में वी कैन फाइंड डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड टीचर एंड सो ऑन. तो ये जितने भी होते हैं ये हमारे प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं. इसमें अलग अलग प्रोसेसेस नहीं होते हैं. देन नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स और प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, तो इसमें इट इन्वॉल्व्स सेवरल प्रोसेसेस. इन दिस क्या होता है, जितना भी टोटल वर्क होता है वो छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइडेड होता है और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग वर्क करते हैं. सबसे पहले इसमें आता है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, जिसमें जो पूरा काम है इट इज़ डिवाइडेड इनटू छोटा छोटा पार्ट्स सो दैट ईच पार्ट इज़ एबल टू प्रोवाइड अ प्रोडक्ट इन अ कंप्लीट फॉर्म टू द अदर. जब मैंने मेरे 6 जितने भी प्रोसेसेस थे, तो जब हमने इस प्रोसेस से इसको ट्रांसफॉर्म किया तो मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा फिनिश्ड गुड्स है. ठीक है, फिर ये मेरा फिनिश्ड गुड्स है जो हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. जैसे द वर्क ऑफ स्पिनिंग, वीविंग, साइजिंग, ब्लीचिंग, ये डिफरेंट प्रोसेसेस की होती हैं और एक प्रोसेस जो होता है वो फिनिश गुड्स दे रहा है, वो पूरा सामान. लाइक कॉटन इज़ देयर, कॉटन अगर इधर ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो कॉटन इज़ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जिसको हम अलग से भी यूज़ कर सकते हैं. ये होता है कंप्लीट या फिर कंप्लीट प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है. तो व्हेन इट इज़ सेंट हेयर, यहाँ से जो बाहर निकल करके आता है ये आपका फिनिश प्रोडक्ट होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो. स्पिनिंग, फैब्रिक, यार्न, देन वीविंग एंड निटिंग एंड देन फैब्रिक. देन कम्स इनकम्प्लीट प्रोसेस. इनकम्प्लीट प्रोसेस में कि हम उस पर्टिकुलर सपोज कार बना रहे हैं, तो कार का हमने क्या किया, हमने कितनी बुरी सी कार बनी है, इस कार का सिर्फ एक पार्ट या एक कंपोनेंट अब बना रहे हैं. ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज इनकम्प्लीट प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. हम जब उसको ये जो प्रोसेस है, सपोज़ कि ये जब हमने बनाया तो हमने इसको यहाँ का जो फिनिश गुड्स है उसको यहाँ नहीं ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये यहाँ पर बन गया है, बाद में हम तीनों को पकड़ करके असेंबल कर देंगे. ओके, इट इज़ नॉट डायरेक्टली पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस इन अ कंप्लीट फॉर्म. ठीक, बाद में वी आर जस्ट असेंबलिंग इट टुगेदर. तो यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस कार मेकिंग, जहाँ पर सबसे पहले मेटल इज फॉर्म, कोटिंग की जाती है, पेंट्स किए जाते हैं, उसके बाद फाइनल
ये वाला पार्ट, मेटल वर्किंग इज़ बीइंग डन, असेंबली एंड टेस्टिंग इज़ बीइंग डन, तो उसके बाद फाइनल असेंबली बनती है। ठीक, मॉडर्न गारमेंट फैक्ट्री में भी ऐसे ही होता है, लाइक कटिंग, सुइंग, ये सारी चीज़ें इसका पार्ट होती है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी सेम इज़ देयर एंड गवर्नमेंट सेक्टर में भी सेम है। फिर है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर आपसे कहते हैं कि अगर सपोज करो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस ऐसे चलते हैं कि सारे पार्ट्स एक साथ काम कर सकते हैं। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कार, सब इंसान अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कोई मेटल बाहर का बॉडी बना रहा है, कोई अंदर की सीट बना रहा है, स्टीयरिंग बना रहा है, मिरर बना रहा है, विंडशील्ड बना रहा है। ठीक, तो ये जितने भी होते हैं ये एक साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन वेट, आफ्टर दिस नेक्स्ट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर आपसे कहता है कि वो ऐसे किया जाएगा कि जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम उसको दूसरे में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि टू प्रोड्यूस कॉटन टेक्सटाइल, रॉ कॉटन को पहले हम लोग को हैज़ टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यार्न बाय स्पिनिंग, फिर इस यहाँ से जो बनेगा यहाँ भेजेंगे, यहाँ से जो बनेगा वो यहाँ भेजेंगे, दैट इज़ नोन एज वर्टिकल। एक फिनिश्ड गुड्स बनेगा तब वो दूसरे में आएगा, तब दूसरे का प्रोसेस विल बी स्टार्टेड। साथ में वी कैन नॉट डू द सेम थिंग्स। इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर एंड नेशनल। इंटरनेशनल दैट गोज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। तो इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर कहता है कि हम वो चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें हमारी एडवांटेज है, वो चीज़ें हम इंपोर्ट करेंगे जिसमें हमारी एडवांटेजेस नहीं है। जैसे इट इम्पोर्ट्स अदर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज़। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में या डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में एक्सेल होती हैं, दैट इज़ नोन एज इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। एंड डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द कंट्री, जब एक पर्टिकुलर एरिया में ही, लाइक इंडिया में ही यू आर एक्सीलेंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स, इज नोन एज division of labor within the country. The production of goods, certain goods takes place in a particular place or state, जैसे concentration और localization of textiles in Bombay, jute industry in Bengal, sugar industry in UP। तो ये जितने भी examples हैं ये territorial division के हैं, जो यू आर नॉट इम्पोर्टिंग एनी थिंग फ्रॉम आउटसाइड। जब आप इम्पोर्ट करते हो वो बन जाते हैं इंटरनेशनल डिविजन ऑफ लेबर। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है राइट मैन एट द राइट जॉब। सबसे डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है कि जो इंसान इस टास्क को कर सकता है हम उसी को ही यहाँ पर प्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, जितना आप उस टास्क को करोगे उतना ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ऑब्वियसली सेव्स टाइम्स एंड टूल्स, जितना समय हम उस चीज़ को लेने में कर रहे हैं तो इट विल टेक लेसर टाइम। लाइक स्टार्टिंग में आप कोई भी वर्क करते हो, पढ़ते भी हो इवन, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एक बार आपने उसको कर दिया, दोबारा व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज इट तो आप उसको और अच्छे तरीके से कर सकते हो। बेटर यूज़ ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स कैन बी मेड। ज़रूरी नहीं कि हर पर्सन को एक कंप्लीट सेट ऑफ टूल्स ही प्रोवाइड किए जाए, कुछ टूल्स अगर उसको दिए तो उससे भी वो काम कर सकते हैं, बिकॉज नाउ ही इज़ एक्सीलेंट इन दैट। देन इज प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर गुड्स। इफ़ अ पर्सन इज स्पेशलाइज्ड इनटू अ टास्क, वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स ही प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी ऑफ मिनिमम वेस्टेज। ही कैन डू मोर एंड मोर इन्वेंशंस। जब वो सेम टास्क जो है वो जल्दी कर रहा है तो उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं कि मैं इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। Then less cost of production. The cost of production is minimized and the economies of scale are increased. जो benefits होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जो cost of production होती है वो कम हो जाती है। फिर increases mobility of increase in the mobility of labor. It suppose कि जो person है वो एक task में उसने excellent कर लिया है तो उसको इधर भी shift किया जा सकता है, because he is going to do the work better in a better way. ही बिकम्स ट्रेंड इन दैट पर्टिकुलर टास्क, जिसके कारण वो परफॉर्म करता है, तो ही बिकम्स प्रोफेशनल, दैट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ऑल्सो। अच्छा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट आसानी से कर सकता है, मतलब स्विच वो कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं कहीं भी जाऊँगा मुझे बाहर जॉब मिल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग इट इज़ अ प्लस पॉइंट, नॉट अकॉर्डिंग टू द फर्म। Cooperation among workers is there because everyone is developing their own product, तो इस देयर ओन प्रोसेस, तो इसीलिए सेंस ऑफ कोऑपरेशन अमंग वर्कर्स होता है।
फिर एडवांटेजेस टू सोसाइटी क्या क्या होती हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी इम्प्रूव्ड, अगर अच्छी क्वालिटी के गुड्स उनको मिलेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी इम्प्रूव्ड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हो जाएंगी, डिसेबल्ड पीपल कैन ऑल्सो बी वर्किंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल. Okay, so I hope you all have understood this part, land and labor of factors of production. Capital and entrepreneur will be doing in the next video. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.